हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अरिहंत का सैम्पल पेपर 7। तो 6 जो सैम्पल पेपर हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सारे सैम्पल पेपर पीडीएफ के रूप में चाहिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यू लगाने के लिए, तो 15 सैम्पल पेपर जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन मार्केट। ठीक है ना, क्योंकि ये जो चीज़ें थी ना ये यहाँ पे थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन मार्केट क्यों नहीं था? क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो अपना एंथम बना पाया था, अपना फ्लैग बना पाया था, है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मार्केट जो है वो सबका सेम नहीं हो पाया था, कॉमन नहीं हो पाया था। इसलिए बाकी की सारी चीज़ें सही हैं। सिंगल करेंसी जो यूरो है वो वहाँ पे चलती है, फॉरेन पॉलिसी भी वो लोग वहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए थे सारे कंट्रीज़ में, है ना, कॉपरेशन ऑन द जस्टिस एंड होम अफेयर्स भी सही है। लेकिन जो मार्केटिंग प्रॉब्लम्स थी ना वो सबको हो रही थी वहाँ पे। तो जैसे अगर हम देखें कि ब्रिटेन जो है वो एग्जिट कर गया है ईयू से, क्यों? क्योंकि उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी ना वो बाकी के यूरोपियन यूनियन से अलग थी, तो इसीलिए वो वहाँ से एग्जिट कर गया है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो उसका कॉमन मार्केट है वो वहाँ पे सेम एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। नाउ मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि यूनिसेफ हैज़ बीन वर्किंग इन हाउ मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यूनिसेफ में कितने कंट्रीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। तो यहाँ पे क्या है, कितने कंट्रीज रजिस्टर्ड हैं? ये 193 कंट्रीज रजिस्टर्ड है। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी यूनाइटेड नेशन में जितने भी कंट्रीज हैं ना वो सारे के सारे यूनिसेफ में रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, हु प्रोपाउंडेड टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी जो है ये किसने दी थी? तो ये दी थी मोहम्मद अली जिन्ना। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन डिड कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय बीजेपी। बीजेपी ने कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये कब फॉर्म की थी? तो ये फॉर्म की थी 1998 टू 1999। आंसर ए इज़ द करेक्ट। इसने यहीं पे कोलिशन किया था एनडीए से। ठीक है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी है ना उसी से यहाँ पे कोलिशन किया था इसने। तो आज की डेट में कौन सी चल रही है? एनडीए 4 चल रही है, यानी 4 टाइम्स हमारा अलायंस जो है इसके साथ चल रहा है। लेकिन वैसे बीजेपी खुद ही एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन चुकी है, अब उसको अलायंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, which incident favored fast track establishment of the European Union in 1992। तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन का जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत तेज़ी से हुआ था। वो कौन से इंसिडेंट के बाद हुआ था? तो ये हुआ था डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने फॉर्म में आ जाता है, पूरा अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश्ड हो जाता है और रन होने लग जाता है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, मिलिट्री रूल इज रिगार्डेड एज द बेस्ट ऑप्शन इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में मिलिट्री रूल जो है यही क्यों चला? तो क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे मिलिट्री रूल जो है ये चलता है। ओके, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन हम देखेंगे, नेम द पार्टी विच वन 1970s इलेक्शन अंडर द शेख मुजीबुर रहमान। तो 1970s के समय पे कौन से पॉलिटिकल लीडर के अंडर में जो पार्टी बनी थी ना, ये थी आवामी लीग। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान के अंडर में बनी थी आवामी लीग। तो जब ये इंडिपेंडेंट हो जाता है बांग्लादेश तो उसके बाद भी इसी की पार्टी रहती है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान जो है इसको असैसिनेट कर दिया जाता है 1975 में, बिकॉज इन्हीं की जो पार्टी थी ना, इन्हीं की पार्टी के कुछ ऑफिसर्स और मिलिट्री जो है वो इनको बॉम्ब से उड़ा देती है, इनके पूरे राष्ट्रपति भवन को उड़ा देती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनकी ऐसे असैसिनेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे इंदिरा गांधीज इलेक्शंस वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन डैश। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 12 जून 1975 में। तो यहीं से क्या है, इंदिरा गांधी की लाइफ में एक अशांति सी फैल गई थी, तो उसी के बाद जो है वो 25 जून को क्या करती हैं, इमरजेंसी घोषित कर देती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद 9th क्वेश्चन पे मूव करेंगे, मैच द फॉलोइंग दे रखी है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करनी है। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं, तो इनका आपको फाउंडिंग ईयर जो है वो बताना है। तो ईयू जो है इसका काम कब शुरू हो जाता है बनना? ये कब से बनना शुरू हो जाता है? ये बनना शुरू हो जाता है 1945, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही इसका फॉर्मेशन जो है अमेरिका स्टार्ट करवा देती है। उसके बाद नेक्स्ट है आसियान। तो ये क्या है? ये आपके जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो होते हैं ना, इसका फॉर्मेशन होता है 1967 में।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज़ का जो एक तरीके से मर्जिंग होती है, ये कौन से ईयर में होती है? तो ये होती है स्टूडेंट्स 2006 में, यानी ब्रिक्स जो है ये कब बनी थी? ये 2006 में बनी थी ये संस्था। उसके बाद आता है सार्क। तो सार्क कब बना था? इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो हमारे इंडिया के अगल बगल में जितने भी कंट्रीज़ हैं ना वो सब सार्क में हैं। तो सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बना था 1985 में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2143। ठीक है, तो 2143 आप देखिए कहाँ पे है, 2143 ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 10th और 11th के लिए, और यहाँ पे जो ये कोड्स दे रखे हैं ना ये दोनों क्वेश्चंस के लिए कॉमन है। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम रूल हैड गैदर्ड फोर्स एंड मोमेंटम। तो यहाँ पे निज़ाम के अगेंस्ट में जो मूवमेंट चला था ना लोगों के द्वारा, तो उसके बारे में बोल रहा है। तो ये चला था बिल्कुल, क्योंकि लोग जो हैं बहुत परेशान हो चुके थे निज़ाम के रूल से हैदराबाद के अंदर। और यहाँ पे इसका रीज़न क्या बोल रहा है? पीजेंट्री एंड वुमेन जॉइंड हैंड्स अगेंस्ट द ऑप्रेसिव रूल ऑफ द निज़ाम। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे औरतों ने और पीजेंट्स ने दोनों ने हाथ मिला लिए थे निज़ाम के ऑप्रेसिव रूल को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं ये सही है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसका नेक्स्ट है यहाँ पे 11th क्वेश्चन बोल रहा है। तो 11th क्वेश्चन में हम देखेंगे कि माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीज़न। तो यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है ना, मूवमेंट मतलब माइग्रेशन क्या है? जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मर्ज होते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो उसको बोलते हैं। तो ये जो मूवमेंट चला था ये ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर सम पर्टिकुलर रीज़न। बिल्कुल सही बात है, माइग्रेशन किसी न किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इसका रीज़न है ना ये हमें देखना है कि सही है कि नहीं है। तो पॉवर्टी इन साउथ हैज़ प्रॉम्प्टेड लार्ज स्केल माइग्रेशन टू नॉर्थ इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ। तो ये भी सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये पॉवर्टी से रिलेटेड है। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो साउथ एशिया कंट्रीज़ है वो पुअर है, तो इसीलिए वो अपनी बेटर लाइफ के लिए नॉर्थ में माइग्रेट होते हैं, मतलब वहाँ पे सेटल होते हैं, जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल अलग है, ये पॉवर्टी से रिलेटेड है। और ये यहाँ पे माइग्रेशन जो है ये किसी भी पर्पज से हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद 12th क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर देयर प्राइम मिनिस्टरशिप। तो आपको प्राइम मिनिस्टर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है उसको लगाना है सीक्वेंस से। ठीक है, तो पहला इसमें आ जाएगा वीपी सिंह। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1990। ठीक है, और चंद्रशेखर जो है इनका टाइम पीरियड होता है एक तरीके से 1991 मान लो। ये 6 महीने के लिए अप्रॉक्स जो है रहते हैं बस पीएम। उसके बाद आता है नरसिम्हा राव, ये 1991 से लेकर 1996 का समय, ये पूरे 5 साल जो है बिताते हैं अपनी कुर्सी पे। उसके बाद आते हैं एचडी देवगौड़ा, ये भी अप्रॉक्स 1 साल के लिए ही रहते हैं बस। ठीक है, तो 1996 से लेकर 1997 तक का इनका समय रहता है। ओके, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उसका टेन्योर नहीं है, कोई भी मेंशन नहीं है कि करेक्ट ये 5 साल ही रहेंगे। ये डिपेंड करता है इनकी पार्टी पे। जैसे ही पार्टी जो है इनकी डिमोलिश हो जाएगी, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर साइन हो जाता है, तो ये पूरी तरीके से ये लोकसभा जो है भंग की जा सकती है और नई लोकसभा के इलेक्शन जो है ये करवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम पीरियड है ये फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इनका जो टाइम है आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, यानी वीपी सिंह, चंद्रशेखर, फिर उसके बाद नरसिम्हा राव, फिर उसके बाद एचडी देवगौड़ा। नाउ मूव करते हैं सेक्शन बी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे। व्हाट वर द गोल्स ऑन विच एवरीवन एग्रीड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया का क्या गोल था कि मतलब हम इंडिया में क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? तो सबसे पहले है डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी डेमोक्रेटिक जो है हम लेकर आएंगे, अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक रखेंगे। और दूसरे जो है हम पुअर पीपल पे काम करेंगे, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं उन पर काम करेंगे। एक तरीके से हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे अपने कंट्री के अंदर ना। कुछ भी डाल सकते हो आप, कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 गोल्स जो है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
14th, व्हाट हैड बीन गवर्नमेंट अप्रोच टुवर्ड्स द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था प्रिंसली स्टेट्स को लेकर। तो प्रिंसली स्टेट्स मतलब जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तो हमारा जो पूरा भारत था ना वो 565 जो प्रिंसली स्टेट्स है उसमें डिवाइडेड था, ठीक है ना। तो उन सब को मिलाकर हमें स्टेट्स में उसको कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रोच यही थी। वैसे तो खैर मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया के साथ मर्ज होना ही चाहते थे, लेकिन जो नहीं होना चाहते थे ना उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, उनको मतलब एक तरीके से फ्रीडम दी जाएगी कि आप जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के रूप में भी रह सकते हैं करके, ठीक है। तो ऑटोनॉमी के रूप में उनको दिया जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो सारे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने का काम करते हैं, इंडिया में मिलाने का काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड द कॉपरेशन। तो आपको यहाँ पे एक रिलेशन बताना है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बीच में और कॉपरेशन के बीच में। तो ये बहुत ही क्लोज रिलेशन है, क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि आप किसी से वॉर ना करें। तो ये कब हो सकता है, जब आप किसी के साथ कॉपरेट करोगे, है ना, उसके साथ कॉपरेशन में रहोगे। तो एक तरीके से समझौते से जो चीज़ें हैं और नेगोशिएशन से जो चीज़ें हैं वो सुलझाई जा सकती हैं, तो वॉर वगैरह को भी टाला जा सकता है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही क्लोज रिलेशन है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का और कॉपरेशन का। 16th क्वेश्चन बोल रहा है डिस्क्राइब एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया की प्लानिंग आपको यहाँ पे बतानी है, कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव्स आप डाल देना। उसके बाद 17th क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स। तो रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स में क्या फ़र्क है आपको बताने हैं। तो रेफ्यूजीज कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको फोर्सफुली कहीं पे भेजा जाता है, मतलब ज़बरदस्ती इनको निकाला जाता है किसी कंट्री से या किसी जगह से। तो ये खुद नहीं जाना चाहते हैं लेकिन इनको किसी कारणवश जाना पड़ता है, ओके, तो उनको हम रेफ्यूजीज बोलते हैं। और माइग्रेंट्स कौन होते हैं, जो अपनी विश अपनी मर्जी से जाते हैं, जैसे किसी भी कारण, चाहे जॉब के कारण, चाहे कहीं पे सेटल उनको अलग होना है वहाँ पे चले जाओ, मतलब कोई भी जो उनकी बेटरमेंट के लिए होता है। तो जब लोग इस तरीके से मूव करते हैं तो उनको हम माइग्रेंट्स बोलते हैं, लेकिन जिनको हम ज़बरदस्ती निकाल देते हैं उनको हम रेफ्यूजीज बोलते हैं। ये कब देखने को मिला था, ये देखने को मिला था 1947 में, जब पाकिस्तान से लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया था, हिंदूज़ को निकाला गया था और उनको इंडिया में भेजा गया था। तो यहाँ पे आके उन्होंने दिल्ली में अपने रेफ्यूजीज कैंप जो हैं वो बनाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डिस्क्राइब एनी 2 सोशल कॉजेज दैट लेड टू द अरब स्प्रिंग। तो अरब स्प्रिंग का ये क्वेश्चन तो आना ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से रिपीट होता जा रहा है 2020 के बाद लगातार, ठीक है। तो अरब स्प्रिंग जो है ये क्या था, ये अरब कंट्रीज़ में चलने वाले जो प्रोटेस्ट थे ना लोगों के द्वारा, है ना, जो पॉलिटिकल चीज़ों को सही करने के लिए, उसको रिफॉर्म्स लाने के लिए और इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को हटाने के लिए जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ डाल देना। और दूसरी क्या डाल दोगे कि भाई इंटरनेट के द्वारा, मीडिया के द्वारा इस जो प्रोटेस्ट है, इस जो मूवमेंट को बहुत लार्ज लेवल पे वर्ल्ड में फैलाया जाता है, ठीक है। तो और अगर आपको कुछ भी और याद आए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देख लेना। सेक्शन सी देख लेंगे। तो 19th क्वेश्चन बोल रहा है कंपेयर द यूरोपियन यूनियन विद द आसियान। तो आपको क्या करना है, यूरोपियन यूनियन और आसियान को कंपेयर करना है। तो यूरोपियन यूनियन जो है ये 1945 के बाद बनना शुरू हो जाता है। इसको बनाने के लिए जो अमेरिका है वो मार्शल प्लान बनाती है। ये इकोनॉमिकली एक तरीके से बूस्ट करने के लिए होता है इन सारे कंट्रीज़ को, है ना, क्योंकि 1945 की जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ था तो उसके बाद ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। तो यहाँ पे ये अमेरिका जो है इसको कॉपरेट करके इसको बनाता है। तो इसका जो फाउंडेशन शुरू हो जाता है वो 1945 के बाद से ही शुरू हो जाता है। और आसियान जो है ये वो कंट्रीज़ हैं जो बहुत छोटे छोटे से हैं, एक तरीके से साउथ ईस्ट एशियन साइड में पड़ते हैं, बहुत आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं। तो इनका जब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गरीबी से जूझ रहे थे, इनको कोई ध्यान नहीं देता था, किसी के साथ इनका अलायंस भी नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने अपना अलायंस बनाते हैं ये लोग 5 कंट्री मिलके और यहाँ पे बनता है आसियान। 1967 में इसका फॉर्मेशन होता है, ओके। तो आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन लिखना है। उसको 20 क्वेश्चन देखेंगे कि मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट। तो कैपिटलिस्ट जो है ना ये पूरी तरीके से मार्केट बेस्ड आइडियोलॉजी है और सोशलिस्ट जो है ना ये सोसाइटी के लिए है। एक तरीके से यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी बनी रहती है सोशलिस्ट मॉडल में, लेकिन कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या है, ऐसी कोई इक्वालिटी नहीं है इकोनॉमिकली। ये यहाँ पे अगर कोई बंदा जो बहुत ज़्यादा अचीव कर रहा है ना, रिच बनता जा रहा है, तो वो रिच ही बनता चला जाएगा, वो पुअर के यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा कंट्री वाइज की। यहाँ पे मतलब स्टेट ओनरशिप यहाँ पे बहुत कम है ही नहीं एक तरीके से। और सोशलिस्ट मॉडल में स्टेट ओनरशिप है, यहाँ पे कंट्री के अंडर में सरकार जो है सब चीज़ों की निगरानी रखती है यहाँ पे, ठीक है ना। और एक तरीके से देखें तो प्राइवेटाइजेशन जो है कैपिटलिस्ट में हमें देखने को मिलता है, इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये सोशल मासेस के लिए होता है ना, सोशलिस्ट मॉडल जो होता है। तो ये अब कंपैरिजन आप डाल देना। उसके बाद 21 जो है बोल रहा है कि एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द भारतीय जनसंघ।
तो भारतीय जनसंघ पार्टी जो है ये 1951 में बनती है। तो ये एक तरीके से लीनेजेस होते हैं आरएसएस के, है ना। तो आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है ना, जो हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी थी कि भाई हमें अखंड भारत बनाना है ना, और हमें एक ही कल्चर रखना है, एक ही रिलीजन रखना है। तो ये सारी जो आइडियोलॉजी है इसी के लीनेज होते हैं भारतीय जनसंघ। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये क्या बोलते हैं कि भाई अखंड भारत की नींव रखनी है, इंडिया पाकिस्तान को मिला देना है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इसमें डाल देनी है। तो भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी जो है वो आरएसएस और हिंदू लोक सभा से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, डिस्कस द व्यूज़ अगेंस्ट द एमरजेंसी गिवन बाय द क्रिटिक्स। तो यहाँ पे एमरजेंसी को बताना है कि किस तरीके से इसको क्रिटिसिज्म मिला था। क्रिटिसिज्म का मतलब है कि क्रिटिक्स जो हैं भाई, इसके आलोचक जो हैं वो क्या बोलते हैं एमरजेंसी के बारे में। तो एमरजेंसी कोई बढ़िया चीज़ तो थी नहीं, है ना, तो उसको क्रिटिसाइज़ ही किया जाएगा। तो यहाँ पे भाई जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने जो अपनी पावर का मिसयूज़ किया था, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया था, ना कि वो कंट्री के लिए कुछ कर रही थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है एनालिसिस द 3 lessons learned from the emergency of 1975। तो यहाँ पे 3 लेसन हमें क्या देखने को मिलते हैं इमरजेंसी से, कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मतलब आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हो। इमरजेंसी सिर्फ आर्म्ड रिबेलियन के लिए लगा सकते हो। ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई देश में अशांति फैली हुई है तो इसलिए इमरजेंसी लगा दी, ठीक है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरी क्या है कि जो हमारी जो जुडिशरी है उसको भी अपनी वैल्यू पता लगी, क्योंकि जुडिशरी यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी 1975 के समय पर, उसकी सुनी नहीं रहा था कोई भी, है ना। तो यहाँ पे जो जुडिशरी है इसको भी अपनी इंपॉर्टेंस पता लगती है, और उसको ये भी पता लगता है कि सिविल लिबर्टीज़ को किस तरीके से सेव किया जा सकता है। तो तब से जो जुडिशरी है बहुत एक्टिव है, जुडिशल रिव्यू का सहारा लेती है, और वो देखती है कि भाई हमारे देश के जो लोग हैं उनके जो अधिकार हैं वो कहीं भंग तो नहीं हो रहे, ठीक है। उसके बाद 23rd क्वेश्चन हम देखेंगे, स्टेट द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन नेपाल, हाउ वॉज इट व्यूड बाई द अदर पार्टीज़ और द ऑर्गेनाइजेशन इन नेपाल। तो नेपाल में जब डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन आता है 2006 में, तो यहाँ पे जो उनकी पार्टी अलायंसेस होते हैं ना, ये बड़े वरिड होते हैं कि भाई हम जो है इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें क्यों करना है, हमें मोनार्की सिस्टम रहने दो। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी एसपीए जो है वो बगावत भी करती है ना, माओइस्ट, लेकिन जो ये प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो एक तरीके से 2015 में बन जाता है, मतलब इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बन जाता है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये 2015 में बन जाता है, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन इनका हो जाता है वो 2006 में हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डाल देना, थोड़ा पॉइंट्स लिख देना 4-5। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका एंड एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, ठीक है। तो श्रीलंका जो है इसमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या चल रहे थे, जो तमिल टाइगर्स है ना, हमारे भारत के जो तमिलनाडु के जो लोग हैं और वहाँ के श्रीलंका के जो एथनिक ग्रुप है सिंहालास, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, क्योंकि हमारे भारत के जो लोग हैं जो तमिलियन हैं वो बोलते हैं कि भाई हम सेपरेट कंट्री बनाएंगे श्रीलंका, ठीक है। तो एलटीटी जो होती है वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सेपरेट कंट्री बनाने की सोचता है, तो उसी के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट सेक्शन डी में। तो यहाँ पे ये पैसेज दे रखा है, यूएन से रिलेटेड है, इसमें यूएन में 193 टोटल मेंबर्स हैं, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे पैसेज दे रखा है। तो उसके आंसर्स जो है हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी वोट्स आर गिवन टू ईच मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली। तो यहाँ पे जनरल असेंबली के कंट्रीज को मतलब कितने वोट देने का अधिकार है, तो ओनली 1 वोट, ठीक है ना। और जनरल असेंबली में जैसे ये मेंबर्स होते हैं ये 2 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ज्वाइन द यूएन बिफोर द 2011। तो 2011 से पहले कौन से कंट्री ने उसको ज्वाइन किया था यूएन को, तो ये था साउथ सूडान। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वाई ओनली सम स्टेट्स आर पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो है यहाँ पे सिर्फ कुछ ही कंट्रीज, मतलब ओनली 5 कंट्रीज को ही क्यों सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट मिली हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज द कंट्रीज एमर्ज्ड विक्टोरियस एंड द पावरफुल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन लोगों ने जीत हासिल की थी और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज थे, तो इसीलिए उन लोगों ने अपनी सीट जो है हासिल कर ली सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वॉर एंड पीस डिफरेंस बिटवीन मेंबर स्टेट ऑफ द यूएस आर डिस्कस्ड इन सेकेंड। ये यहाँ पे बोथ आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोथ ए एंड बी आ जाएगा। जनरल असेंबली भी है और सिक्योरिटी काउंसिल भी है, इन दोनों में ही यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं वॉर एंड पीस के मामले। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम 25th क्वेश्चन। तो ये आपका एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्क द स्टेट टू विच जयप्रकाश नारायण बिलोंग।
तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बिहार, तो ये बिहार से रिलेट करते थे। उसका सेकंड यहाँ पे बोल रहा है द स्टेट वेयर सरोजनी नायडू बिकेम द फर्स्ट गवर्नर, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सरोजनी नायडू जो है ये फर्स्ट गवर्नर बनी थी, कौन से स्टेट में बनी थी, तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश में, यानी आंसर ए इज़ द करेक्ट। ठीक है, तो पहला हो जाएगा इसमें बी, सेकेंड हो जाएगा ए। एंड उसके बाद है मार्क द स्टेट विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी, ये तो सभी जानते होंगे महात्मा गांधी की बर्थ प्लेस क्या है, ये है गुजरात, यानी आंसर डी। नेक्स्ट है मार्क द स्टेट वेयर द्राविडियन मूवमेंट टुक प्लेस, तो द्राविडियंस ये साउथ में होते हैं, तो आप इसी से थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना कि द्राविड्स जो हैं ये साउथ में होते हैं, तमिलनाडु। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। उसके बाद हम मूव करेंगे 26 पे, तो यहाँ पे कार्टून एंड उसके आंसर्स जो है ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पे। तो ये कार्टून दे रखा है, इस कार्टून में आपको पहचानना है कि क्या दर्शा रहा है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, ऑन व्हाट डज द कार्टून कमेंट, तो ये कमेंट कर रहा है भाई ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। क्यों, व्हाट मैसेज डज द टाइटल टुडे कन्वे, तो यहाँ पे ये यही दिखा रहा है स्टूडेंट्स से किस तरीके से पहले जो कंट्रीज़ थे वो बहुत ज़्यादा पुअर थे, लेकिन आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से किस तरीके से वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया, डेवलपमेंट आया है, जॉब्स आई हैं, उन्होंने अपनी ओपन डोर पॉलिसीज़ के माध्यम से अपने जो इन्वेस्टमेंट वगैरह उन्होंने बाहर करना शुरू किया है, तो उसकी वजह से काफ़ी इन लोगों को फ़ायदा हुआ है। लेकिन एक चीज़ और हुई है, इनका ब्रेन ड्रेन भी हुआ है ना, एक कॉम्पिटिशन सा हो गया है कि भाई हमें जो है अदर कंट्री में जाके अच्छी जॉब मिल सकती है। तो ग्लोबलाइजेशन का ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है कि हम जो है ये सोचते हैं कि भाई बाहर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जॉब करने से हमारी जो लाइफ है वो अच्छे से बेटर हो जाएगी, है ना, हम अपने कंट्री पे ध्यान नहीं देते हैं, उधर का कल्चर फॉलो करते हैं, उधर का फूड और उनके जो रिलीजियस उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट भी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे सेक्शन ई पे, तो 27th क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो इंडिया एंड यूएसए की जो रिलेशन है उस पर आपको थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे कि किस तरीके से जो मिलिट्री है, जो एजुकेशन है, जो आपकी टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कॉपरेशन के साथ काम कर रहे हैं, ट्रेड बहुत अच्छा हो गया है हमारा यूएसए के साथ, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन कर देनी है। 6 मार्क्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है और में एनालिसिस इंडियाज़ रोल इन द नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो ये नैम है, नैम के जो फाउंडर थे जवाहरलाल नेहरू थे, ये बैंडंग कॉन्फ्रेंस जो है इसी को ही आगे सक्सेसर में लेकर आते हैं नैम को ही, और यहाँ पे एफ्रो एशियन कंट्रीज़ जो है इन्हीं का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है द रीजनल पार्टीज़ हैव स्टार्टेड प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, रिफ्लेक्ट ऑन द गिवन स्टेटमेंट। तो रीजनल पार्टीज़ के बारे में बताना है कि जैसे 1989 के समय पे क्या है ना, जब ग्रांड अलायंस बनी थी, मतलब कोई भी जो पार्टी है वो अपने दम पे स्टैंड नहीं हो पा रही थी, तो उन लोगों ने रीजनल पार्टीज़ के साथ ही अलायंस करके अपनी पार्टी को फ्रेम किया था। तो यहीं से रीजनल पार्टी जो है इसका रोल जो है एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बसपा जो है वो सबसे फेमस रीजनल पार्टी बन के आती है यूपी की, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है नेम एनी 3 प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 370 विच गिव्स अ स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, एनालिसिस द 2 opposite reactions provoked by this special status among the people। तो आपको 370 आर्टिकल्स के जो स्पेशल स्टेटस, मतलब ये एक तरीके से जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है कि जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल की बदौलत जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, तो उसके बारे में आपको मेंशन करना है। और कोई भी 2 अपोजिट रिएक्शंस आपको बताने हैं कि भाई लोगों के द्वारा कोई भी 2 अपोजिट जो उनको नहीं सही लगा था तो उन लोगों ने क्या बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल स्टेटस क्या मिला हुआ था कि भाई उनका खुद का संविधान होगा, है ना, और जब तक हमारे भारत में जो लॉ है, जो कानून पास किया जा रहा है, जब तक वो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे हामी नहीं भर देगी तो वो जो लॉ है वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो 370 आर्टिकल के अंडर में आती थी, और ऐसे ही जो है इसके बारे में अपोजिट रिएक्शंस आप डाल सकते हो कि लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं सही लगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मिलिटेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, आतंकवादी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जिस तरीके से स्टेटस लोगों को दिया गया था वैसी चीज़ें वहाँ पे लोगों को नहीं मिल पा रही थी, वहाँ की पब्लिक को। ठीक है ना, तो डाल सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद 29th क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आर नो लॉन्गर अलाइंड ऑन द आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स इन द न्यू एरा ऑफ द कोलिजन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कोलिजन पॉलिटिक्स होती है उसमें जो अलायंस करते हैं जो पार्टीज़ होती है तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कैसे डिफ़र हो जाती है ना, किस तरीके से मतलब वहाँ पे नहीं बन पाती। तो बहुत सारे कारण होते हैं, देखो अलग अलग पार्टीज़ की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है तो बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स तो बनेंगे ही, ठीक है ना। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, राइट अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मंडल कमीशन, राइट एनी 4 रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। तो मंडल कमीशन के बारे में आपको डालना है कि 1980 में इसको रिकमेंड किया गया था और एक्चुअली क्या है, इसको सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन धीरे धीरे किस तरीके से ये यहाँ पे ओबीसी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, क्योंकि जो आपकी जो क्लासेस हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस है ना, वो कैसे बैकवर्ड कास्ट में बदल जाती है ना, वो सारी चीज़ जो है यहाँ पे दिखाई गई थी मंडल कमीशन में। तो उसके बारे में आप डाल देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सजेस्ट सम स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इमीडिएटली टेक टू सेव द एनवायरनमेंट। तो इंडिया के स्टेप्स आपको डालने हैं कि इंडिया जो है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए क्या क्या करता है। तो भाई इंडिया जो है काफ़ी एक्टिव है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, और यहाँ पे ये जो जितनी भी ट्रीटीज़ वगैरह साइन होती है, जितने भी एग्रीमेंट साइन होते हैं, उसमें इंडिया ज़रूर शामिल होता है। और इंडिया जो है उसका जो गोल है SDG की सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, चीज़ों को जो रिसोर्सेज को जो बचा के रखना है, फ्यूचर के लिए बचा के रखना है, और जितना हो सके एनवायरनमेंट को दूषित होने से बचाना है। तो इन सब चीज़ों में इंडिया जो है वो बहुत एक्टिव है। और नेक्स्ट बोल रहा है, एक्सप्लेन एनी 4 एनवायरमेंटल कंसर्न इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो कोई भी आपको एनवायरमेंटल कंसर्न्स डाल देने हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो जितने भी आपके जो G20 सम्मेलन होता है या G7 सम्मेलन होते हैं, जितने भी होते हैं इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली, ये सब डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो सैम्पल पेपर 7 है ये फिनिश होता है। इसके पूरे जो आंसर्स हैं ना, आपको वो PDF के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे जाके जरूर ज्वाइन कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है, अगर आपको ये जितने भी सैम्पल पेपर हैं अच्छे से समझ में आ रहे हैं, मैं अच्छे से आपको समझा पा रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।